नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस पावन दिन पर। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम जीते जी राम मंदिर को बनते हुए देख पाएंगे। 500 सालों से लोगों की ये मन में आकांक्षा थी कि भैया राम मंदिर देख लें, राम मंदिर देख लें। लेकिन हमारी जो ये पीढ़ी है, हम बड़े खुश नसीब हैं बेटा कि आज इस बार हम राम मंदिर बनता देखेंगे। इसी पावन दिन पर आज हम भैया हमारे इकोनॉमी का जो बैंकिंग वाला पार्ट कर रहे थे उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा, कल बैंकिंग के बारे में हमने एनडीटीएल के बारे में देखा था, जीडीटीएल के बारे में देखा था और अन्य कई उसकी बेसिक टर्म्स को समझा था। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं, इसके कई टर्मिनोलॉजीज को आज समझते हैं और बैंकिंग को अच्छे से आज और करेंगे। देखो, बैंकिंग का जो शेड्यूल पूरा चलेगा ना, जैसे कि आज है बेटा 5 तारीख, क्या 5 तारीख है ना, तो एटलीस्ट 10 तारीख तक तो ये बैंकिंग ही चलेगा। क्या 10 तारीख तो बैंकिंग ही चलेगा, है ना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे मतलब संडे तक, ऑलमोस्ट सैटरडे तक तो बिल्कुल ये का यही चलेगा, मतलब बैंकिंग ही पढ़ेंगे। अब आपको क्या काम करना है, देखो हम क्यों औरों से अलग अपने आप को बनाएंगे। तो कल का आपने रिजल्ट देख लिया ना, उसके लिए मैं आपसे एक वार्तालाप करूंगा कि ये जो हिपोक्रेसी बाजार में फैली हुई है ना, उससे बचो, उससे बचो। ठीक है ना, कोई टीचर अगर ये दम भरता है कि अब मैं आपको ऐसे करा दूंगा और ऐसे करा दूंगा, तो बोलो क्यों बेवकूफ बना रहे हो भैया, क्यों बेवकूफ बनाते हो। देखो, आपको खुद ही भैया तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम बोलते हैं सेल्फ मेड। आप सेल्फ मेड नहीं बनोगे ना, तो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी कभी जल्दी से भैया ऊपर की रैंक हासिल मुझे नहीं लगता लेके आ पाएगा। और एक तो आप ये जो भैया पीपीटी ईपीटी के पीछे भागते हो ना, इसको उस पे के पीछे भागना छोड़ दो। हम टेक्नोलॉजी का यूज में लेंगे, बट बेटा हम सीधे चम्मच में यदि हलवा खिलाओगे तो दिक्कत आएगी, हलवा बनाना सीखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, और इसी में दूसरी बात का एक और ध्यान करें मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर अपन हिंदी मीडियम के अगर कोई विद्यार्थी हैं, तो अपनी चीजों पर गर्व करना सीखो। चाहे वो आपका अखबार हो या आपकी किताबें हो, उन्हीं किताबों को 10 बार पढ़ डालो। इंग्लिश के मटेरियल के पीछे मत भागो, उसको कन्वर्जन करने में मत भागो। चलो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। चलो भैया, भगवान श्री राम का आज भूमि पूजन हो गया और श्री राम मंदिर का, तो उसकी शुभकामनाओं के साथ में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा आज हम समझेंगे इसी क्रम में आगे सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशो को। ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया बेटा, सीआरआर वगैरह। हाँ हाँ, सीआरआर वगैरह हम देखो इसके एसेट से कुछ पार्ट है जिनको भी हम समझेंगे, लेकिन बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना। एक्चुअली क्या है, ऋण वितरण के कार्य को नियमित करने के लिए आरबीआई कुछ मानक लागू करता है। क्या, जो लोन दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई कुछ मानक लागू करता है ना। उन्हीं में से कुछ मानक हैं, जैसे कि एक मानक है सीआरआर। क्या है बेटा, सीआरआर, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो। हिंदी में क्या बोलते हैं, नकद आरक्षित अनुपात। मतलब कि भैया पैसों के रूप में आपने कुछ आरक्षित रूप में रखा हुआ है, रिजर्व के रूप में रखा हुआ है। क्लियर है ना। कल हमने एनडीटीएल समझ लिया था, तो इसकी तो बेटा इतनी सी डेफिनेशन है, अगर आप समझना चाहो तो परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। क्या, जो तय हुआ है उतना यदि आपने परसेंटेज एनडीटीएल में से निकाल के पैसा अलग रख दिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका सीआरआर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशो कहलाता है। समझ गए। और ये कहां पर रिजर्व रखना पड़ेगा आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, बैंकों के पापा जी के पास आपको कुछ पैसा रखना पड़ेगा। आरबीआई के लिए आरक्षित करना, शब्दों पे ध्यान देना आवश्यक है। सीआरआर क्या हो गया, मतलब कि एनडीटीएल का वह अंश हो गया जो आरबीआई के लिए आरक्षित करना आवश्यक है। और बेटा ये आरबीआई को इसका वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अगर आप नहीं रखोगे ना तो पूछ लेगा क्यों नहीं रखा भाई, लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। समझ गए। तो भैया आरबीआई के पास, आरबीआई को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि भैया आपको सीआरआर इतना हमारे पास रखना ही रखना पड़ेगा। और ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। ठीक है ना, नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। क्या था ये, प्रीवियस लेक्चर दे देना, मैं उसका लिंक और डाल दूंगा, उसको भैया देख के अच्छे से समझ लेना। कल बड़े अच्छे तरीके से हमने ये सारी छोटी छोटी चीजों को समझा। मतलब कि आरबीआई की बेटा इसी तरीके से आरक्षित निधि बन जाती है। फिर आप में से कोई कह सकते हैं ना कि सर एक बार बताओ, ये सारे बैंक भैया आरबीआई को पैसा देंगे कैश रिजर्व रेशो के रूप में, तो इनके पास तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो आरबीआई इसको बेटा रिजर्व कोष के रूप में, मतलब कि एक आरक्षित निधि के रूप में अपने पास रखता है। कैसे, आरक्षित निधि के रूप में अपने पास रखता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपको बताता है सर इतना पैसा इसने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन करेगा क्या इन पैसे का।
देखो आरबीआई जो बैंकों के पापा जी है ना, वो जानते हैं बच्चों की आदतें। जैसे कि छोटे छोटे बैंक है ना, ये भैया कई बार बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे कि बीच में आईसीआईसी ने भी कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो उसको किसने बचाया था? बैंकों के बैंक आरबीआई ने बचाया था। और ये जो बेटा आरक्षित निधि जो विकसित करी है ना आरबीआई के अंतर्गत, ये क्या करती है? बैंकों को इमरजेंसी के समय में एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। क्या? बैंकों को नकदी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कवच की भांति कार्य करती है। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, यदि मैं बढ़ा दूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कि ये मेरा एक बैंक है, ठीक है, ये मेरा बैंक है। इस बैंक में पहले मुझे सीआरआर देना पड़ता था, मतलब कि यहाँ से पैसा निकाल के मुझे आरबीआई में रखना पड़ता था, मानो 4% रखना पड़ता था। मतलब कि 100 रुपए में से 4 रुपए मेरे आरबीआई के पास हमेशा रखे रहते थे, क्योंकि भैया कोई संकट आ जाए तो मुझे भी तो कुछ बैकअप चाहिए। तो आरबीआई यही कहता था, भैया तुमको मैंने अगर सारी अथॉरिटी दी थी, तुम क्या करोगे? 4 रुपए भी बाजार में चला दोगे, और कल को यदि तुम पे कोई संकट आ गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा बैकअप के लिए। तो आरबीआई अपने पास कैश रिजर्व रेशियो रखता है 4 रुपए। अब बेटा इसके पास सपोज करो 100 रुपए थे, सपोज करो, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। 4 रुपए यदि इसने कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रख दिए तो कितने रुपए बच गए? 96 रुपए बच गए, 96 रुपीज। अब ये 96 रुपीज को बाजार में घुमा सकता है। देखो अन्य कुछ और आयाम भी है जिनसे ये 96 तो नहीं रहते, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में अभी समझ लो कि 96 रुपए को क्या करेगा बेटा? मार्केट में घुमा सकता है कमाई करने के लिए, मतलब ऋण के रूप में आगे दे सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, यदि 4% की जगह करीब 5% हो जाए, मतलब कि 5 रुपए हो जाए, आरबीआई के पास सीआरआर रखने की दर बढ़ जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अब बेटा बाजार में कितने रुपए घुमा सकता है ये? 95 रुपए घुमा सकता है। इसका मतलब सीआरआर बढ़ने से क्या होता है? मार्केट में जो कैश फ्लो है उसमें क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है। नकदी प्रवाह में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। समझ गए? बाजार में कैश की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाजार में कैश की कमी हो जाएगी, जिसको हम एक भाषा में और बोलते हैं तरलता। तरलता में क्या हो जाएगी बेटा? यदि सीआरआर बढ़ गया तो तरलता में कमी हो जाएगी। समझ गए ना? तरलता में भी कम हो जाएगी, और जब बेटा आपके पैसे ही कम होंगे तो आप जो आगे लोन प्रोवाइड कराओगे वो भी कम प्रोवाइड कराओगे। सिंपल सी बात है। इस रिलेशन में कोई इशू? चलो कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट में भेज देना। और आप सभी जानते हो अपना 8619059759 क्या है? व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज छोड़ देना कोई भी दिक्कत हो तो। अच्छा, और अपनी पीडीएफ किस पे मिलेगी? पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना @प्रथम रैंक, PRATHAMRANK, प्रथम रैंक। इस पर आपको क्या मिल जाएगी? अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? चले आगे। सीआरआर समझ गए? मतलब ये भैया क्या है? कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात। ध्यान रखो इसमें पहले ही नकद आरक्षित अनुपात आ गया। और ये क्या होता है? एनडीटीएल का प्रतिशत के रूप में वह अंश होता है जो हम आरबीआई के पास आरक्षित रूप में रख के आ जाते हैं, और आरबीआई को उसका वैधानिक अधिकार प्राप्त है। और ये सारे बैंकों का कोष मिला के आरक्षित निधि बैंक के आरबीआई के पास होती है। और ये क्यों रखती है भैया अपने पास? कि बैंकों को नकदी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक ये कवच के भांति कार्य करती है। मतलब भैया कभी संकट आ गया तो इस आरक्षण निधि को आरबीआई यूज में ले लेती है। समझ गए? और देखो हमने एक रिलेशन और जाना कि यदि सीआरआर बढ़ जाएगा तो उससे क्या रिलेशन होगा। सीआरआर बढ़ने से हमने देखा कि भैया आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा कराना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा जमा कराने का पड़ेगा तो बाजार में तरलता, जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, वो कम हो जाएगी। देखो बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये जितने भी मैं आपसे शब्द बोलता हूँ ना, जैसे तरलता हो गई, तरलता को मैंने लिक्विडिटी बोला, जैसे कैश फ्लो, नकदी प्रवाह को कैश फ्लो बोला, इसको अंग्रेजी में भी बेटा आप अपने जीवन में उतार लो इन शब्दों को, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं भैया उस अंग्रेजी की कैसी हिंदी ट्रांसलेट कर दे, फिर वो समझ में नहीं आएगा कि ये भैया कहना क्या चाहता है। ये फिर कहते हैं ना भैया कहना क्या चाहते हो, 3 इडियट की तरह, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा मेरे साथ साथ ये जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज है इनको आप सुनते और समझते जाओ। क्लियर? लिक्विडिटी से मैंने क्या बोला कि तरलता कम हो जाएगी। तरलता कम हो गई तो मतलब क्या हो गया? बाजार में नकदी का प्रवाह कम हो गया। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? नकदी क्या हो गई? कम हो गई। इसी को हम बोलते हैं भैया लिक्विडिटी की कमी आ गई। अच्छा आगे ध्यान करो, अब लोन का क्या होगा? अब बैंक के पास बेटा लोन का पैसा देने के लिए भी कम हो जाएगी। इसका मतलब लोन आप कम डिसबर्स कर पाओगे, लोन आगे कम दे पाओगे। क्लियर है बेटा ये सीआरआर का रिलेशंस भी?
चलो आगे चलते हैं। ऐसा ही एक दूसरा बड़ा प्यारा सा शब्द है SLR, जिसको हम बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। ये तो मेरा शब्द ही बहुत प्यारा लगता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। देखो आप शब्दों को भी पकड़ोगे ना तो भी काफी कुछ समझ जाओगे। तरलता भी हमने देखा था ना, लिक्विडिटी रेशियो, और सांविधिक मतलब कि बढ़िया कोई ना कोई कानून स्टैट्यूटरी रूप में ये बोला गया है आपको तरलता अनुपात रखने के लिए ना। और इसका भी बड़ा सिंपल से डेफिनेशन है, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। अब तो बेटा जो भी कुछ रखा जाएगा ना वो परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल रखा जाएगा, मतलब कि एनडीटीएल का वह प्रतिशत अंश जो सरकारी प्रतिभूतियों अथवा आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक हो। ध्यान रखो। अच्छा एक चीज समझो मेरी बात, आपने सीआरआर में क्या देखा था? सीआरआर में नकदी के रूप में हमें रखना पड़ता था ना आरबीआई के पास में, ठीक है ना। और इसमें क्या कह रहा है, ये नकदी के रूप में नहीं कह रहा, ये कह रहा है बेटा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं अथवा आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई सिक्योरिटीज हैं, उनको पैसा आपको इन्वेस्ट, उनमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो मेरी बात समझो, जैसे एसबीआई बैंक है, ठीक है, और ये अपनी हो गई गवर्नमेंट और ये हो गई अपनी आरबीआई, ठीक है। अब इन्होंने बेटा ये कह दिया एसएलआर के अंतर्गत सपोज करो आपको 28% आपका जो भी एनडीटीएल है उसका आपको एसएलआर के रूप में अपने बैंक में रखना पड़ेगा। अच्छा देखो एक और बात समझो, ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना, ये बैंक के पास ही रहती है, ये आरबीआई में जमा नहीं कराई जाती, समझ गए ना। सीआरआर तो बैंक के पास रहेगी, किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। एसएलआर लेकिन बेटा बैंक के पास ही रहती है। अब ये क्या करता है बेटा, ये इन्होंने तय कर दिया कि आपको 28% जो अपना एनडीटीएल है उसका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। तो सपोज करो इसने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, किसने? एसबीआई ने। किससे? गवर्नमेंट से। और भैया इसने इसको पैसा दे दिया, किसको? गवर्नमेंट को कैश दे दिया। लेकिन उस कैश के अगेंस्ट में क्या ले लिया इसने? सिक्योरिटीज ले ली। सिक्योरिटीज क्या होता है? सिंपल बेटा एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इस कागज की कीमत इतनी है, और तुम मुझे अगर इसके कागज की 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अगर लेते हो मुझसे, तो इस पर मैं आपको ब्याज दूंगा, और उसमें ब्याज की रेट भी लिखी रहती है। इतनी सी बात होती है, समझ गए। तो भैया एसबीआई क्या कर लेती है, गवर्नमेंट से ये सिक्योरिटीज खरीद लेती है, और गवर्नमेंट को क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है। और बेटा क्या होता है, सिक्योरिटीज के दाम भी बढ़ते रहते हैं जैसे समय के अनुसार, तो भी एसबीआई बैंक वगैरह ले लेते हैं। और इनको सबसे बड़ा लाभ क्या होता है सिक्योरिटीज खरीदने का, कि भैया इन सिक्योरिटीज के बदले में ये गवर्नमेंट से और आरबीआई से क्या ले लेते हैं? जरूरत पड़ने पर पैसा ले सकते हैं। देखो बेटा ध्यान रखना, कोई भी बैंक और आरबीआई के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ बेटा सिक्योरिटीज आपको देनी पड़ेगी। बिना सिक्योरिटी के आपको 1 रुपए का लोन नहीं देगा आरबीआई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भैया इसमें क्या किया, गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले ली, सेम यही बात होती है एसबीआई से। एसबीआई को उसने बेटा पैसा दे दिया कैश, और इसके बदले में क्या ले ली? सिक्योरिटी ले ली। सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूति ले ली, समझ गए। अब क्या हुआ बेटा, इस केस में क्या हुआ, हमने देखा कि भैया सरकार के पास और आरबीआई के पास ये कैश आ गया, ये कैश आ गया, और इन्होंने दर कितनी रखी थी? 28%। अब मुझे बेटा एक चीज बताओ, यदि एसएलआर की रेट बढ़ा दी, मतलब 28 की जगह 30% कर दी, कि आपको 30% रखना है, मतलब 30% किस पे आपको सरकारी प्रतिभूति खरीदनी पड़ेगी, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? गवर्नमेंट के पास कैश बढ़ जाएगा और आरबीआई के पास भी कैश बढ़ जाएगा, ठीक है, दोनों काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ भैया, गवर्नमेंट ने तो कैश बढ़ा लिया और आरबीआई ने भी कैश बढ़ा लिया, तो करेंगे क्या कैश बढ़ा के? देखो बेटो, गवर्नमेंट को कई ऐसे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं जिस पर उनको लाभ नहीं मिलता, या नाम मित्र का मिलता है, या तो मिलता ही नहीं है। ये सरकार के कुछ कर्तव्य उनको करने ही करने पड़ेंगे। सपोज करो किसी गांव में 10 या 20 लोगों की जनसंख्या है, तो वहां पर भी भैया इनको यदि कोई प्रोजेक्ट है, सड़क छोटी कोई सड़क बना के लेके जानी है, पानी की सुविधा देनी है, बिजली की सुविधा देनी है, तो देंगे, ठीक है ना। चाहे वो खर्चा उनका 1 लाख रुपए बिजली के खंभे लगाने में हुआ हो और उतना उनका रिटर्न नहीं आता हो, चाहे बिजली का बिल उनका भैया 200 रुपए का ही आता हो सभी परिवारों का, ये किस प्रकार का खर्चा है बेटा? ये खर्चा गवर्नमेंट करती है ना, वो किस पे से करती है बेटा? ये एसएलआर का आदि का जो पैसा आता है ना, इसी वजह से खर्च करती है, समझ गए? क्लियर? कि इतना पैसा तो बैंकों को अपने पास रखना ही पड़ेगा, किस रूप में? सरकारी प्रतिभूतियां तथा आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रतिभूतियों में उनको निवेश करना पड़ेगा, ठीक है ना। और होता क्या है दोस्तों, जैसे कि
कोई सिक्योरिटीज है, आज 10 रुपए की है, मालूम पड़ रहा था कि भैया वो 5-7 दिन बाद 9 रुपए की रह जाएगी, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार को यदि सस्ती प्रतिभूति खरीदनी है तो भैया कुछ दिन वो अपने कैश को अपने पास रखे भी रख सकती है ना, तो भैया कुछ दिन वो कैश को अपने पास रखी भी रखती है, तो कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि एसएलआर के रूप में बैंक के पास कुछ मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में कैश भी मिल जाता है, समझ गए। ये एक स्टडी नोट्स मैंने आपको बता रखा है बेटा कि निवेश के उचित अवसर तक नकद में भी इसको रख सकते हैं, किसको, एसएलआर को। क्लियर है, एसएलआर समझ गए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सरकारी प्रतिभूतियों अथवा आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक होता है, इसमें परसेंटेज ऑफ एंटिट्यूड। क्लियर, और आप ये रिलेशन भी समझ गए। और इसी तरीके से बेटा यदि एसएलआर को आपने कम कर दिया तो क्या होगा, सिंपल सी बात, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आएगा और आरबीआई के पास भी कैश कम जाएगा, ये रिलेशन होता है। और हम किस में यूज में लेते हैं भैया, गवर्नमेंट इसलिए लेता है कि अपने को योजनाओं में पैसा लगा सके, और आरबीआई के पास क्या रहता है, एज ए रिजर्व ये रहता है, ठीक है ना, जिसमें ये गवर्नमेंट को भी लोन दे सकता है और साथ ही साथ अन्य विकास परियोजना में भी लोन दे सकता है, एक्सचेंज प्राइसेस में, अपना विदेशी एक्सचेंज में अपने इस पैसे को काम में ले सकता है, समझ गए। मतलब कि बेटा गवर्नमेंट की जितने भी वित्त पोषण, मतलब योजनाओं को वित्त पोषण में एसएलआर बड़ा मदद करता है, ठीक है। चलो, और भैया बैंकों को उधार देना हो तो आरबीआई के लिए भी एसएलआर बड़ा अच्छा काम करता है, समझ गए। चलो आगे चलो, सीआरआर एसएलआर क्लियर हो गई। एक तीसरा और बड़ा प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं, आ जाओ, जिसका नाम है रेपो रेट। क्या नाम है बेटा, रेपो रेट। रीपो रेट बोल लो, रेपो रेट बोल दो, रेट ऑफ रीपर्चेज ऑप्शन। कैसा ऑप्शन है आपके पास, रीपर्चेज का ऑप्शन मिलता है, रीपर्चेज ऑप्शन। बड़ा सिंपल सी बात है, जब बैंकों के बैंक, ठीक है ना, जब बैंकों के बैंक आरबीआई, एसबीआई या अन्य छोटे बैंकों को लोन देते हैं, और लोन जिस दर पर देते हैं उसी दर को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में ये चीज समझ लो, आरबीआई द्वारा शॉर्ट टर्म, और ये ध्यान रखना बेटा, ये शॉर्ट टर्म होता है लोन, कैसा होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। जब आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई लोन दिया जाता है, किसको, व्यावसायिक बैंक को, और इन बैंकों के द्वारा जिस रेट पर ये लोन दिया जाता है उसी रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर, जैसे कि सपोज करो 4% की दर पर आरबीआई ने 100 रुपए किसको दिए, एसबीआई बैंक को दिए, तो 4% की दर पर भैया एसबीआई बैंक को ये लोन दिया ना 100 रुपए का, तो ये रेपो रेट क्या कहलाएगी, ये 4% कहलाएगी, कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है, 4% है। क्लियर है ये बात, इसको अभी हम और आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ बेटा स्टडी नोट्स और देख लीजिए, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स उन पे ध्यान कर लीजिए। देखो विकसित देशों में बेटा इसको रेट ऑफ डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट बोलते हैं। अच्छा, एक होता है बेटा कॉल मनी मार्केट, ये बड़ा ब्याज दर जो आरबीआई द्वारा इसी दर पर निर्धारित होती है, मतलब ये जो कॉल मनी मार्केट है ना, इसकी जो भी ब्याज दर होती है, ये रेपो रेट जो तय करती है आरबीआई, इसी के अकॉर्डिंग ये कॉल मनी मार्केट अपनी दर को, मतलब ब्याज दर को निर्धारित करता है। दूसरा बेटा, इसमें कोई मोल भाव नहीं होता, कि बैंक ये नहीं कह सकता कि अजी साहब 4% नहीं 3% पे दे दो, 3.5% पे दे दो, ऐसा कोई मोल भाव नहीं होता। क्लियर कट बात है बेटा, 4% पे मिलेगा, क्योंकि ये कैसी रेट्स हैं, एडमिनिस्टर्ड रेट्स हैं। कैसी रेट्स हैं, एडमिनिस्टर, मतलब कि शासकीय दर होती है, समझ गए। इसमें कोई मोल भाव नहीं होता। 4% इज फिक्स, देन 4% इज फिक्स, इसी पर आपको लोन मिलेगा। इसका यूज क्या होता है वह भी समझेंगे। और बेटा आपको पैसा कब लौटाना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन। ये भी निश्चित है, क्या आपको रिजर्व बैंक कह देता है कि बेटा ये जो हम आपको दे रहे हैं ना, रेपो रेट के अनुसार लोन दे रहे हैं, यह लोन आपको 10 दिन 20 दिन 25 दिन में वापस लौटाना ही लौटाना है। मतलब ये टाइम फ्रेम भी तय होता है। आप बैंक ये नहीं कह सकता कि हमारे जचे की जब लौटाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे बात। अच्छा, और दूसरी बात, और बैंक ये कैसे लेता है, कैश में लेता है, सिक्योरिटीज में नहीं लेता, कैश में लेगा। मतलब आरबीआई क्या करेगा, इसको कैश देगा, किसको, एसबीआई को। ये 4% में जो 100 रुपए दिए ना, ये 100 रुपए कैश में देके आएगा एसबीआई को, ये अब प्रतिभूतियों के माध्यम से नहीं देता, ठीक है, कि ऐसा नहीं आरबीआई 100 रुपए का आपको प्रतिभूति देते ना। क्लियर। अच्छा बेटा, ये जो रेपो एक्सचेंज है, ये और ध्यान कर लो, ये 1994 में स्टार्ट हुआ था। कब, 1994 में। बेटा ये जितने भी बड़े चेंजेस आए ना, ये चेंजेस जब ही आए थे जब हमारे यहाँ पर 1991 में
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी। समझ गए बेटा? तो ये क्या कहलाएगा बेटा? रेपो एक्सचेंज। और जो ये 1994 में दो रेट आए थे, दो यूं मान लो कि आप एक्सचेंज रेट आए थे, एक तो रेपो रेट एक बोलते हैं, एक बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या? रिवर्स रेपो रेट। दोनों चीज समझेंगे। पहली चीज एक बार देख लेते हैं बेटा कि इनका प्रभाव क्या पड़ते हैं। भैया ये जो रेपो रेट है ना, इस रेपो रेट को यदि आपने बढ़ा दिया, सपोज करो कि ये 5% आपने रेपो रेट कर दी। क्या? पहले 4% थी, अब आपने क्या कर दी? 5% रेट बढ़ा दी। तो इसमें क्या होगा कि बैंक जो है वो लोन लेने से कतराएंगे, ठीक है ना? या क्या करेंगे, लोन लेंगे तो सरकार को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। मतलब बैंकों की तरफ से पैसा किधर की तरफ फ्लो हो रहा है? आरबीआई की तरफ फ्लो हो रहा है। तो बाजार में क्या हो जाएगी? नकदी की समस्या हो जाएगी, नकदी कम हो जाएगी। अच्छा एक बार बताओ बेटा, बाजार में नकदी कम हो जाती है ना, तो भी हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है ना? इससे भी बढ़ जाती है। दूसरा, एक लोन महंगा हो जाता है। क्या? लोन महंगा हो जाता है। इससे क्या प्रभाव पड़ा? अगर रेपो देखो बढ़ रहा है ना रेपो रेट, तो दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी, लोन महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी, लोन महंगा हो जाएगा। लेकिन बाजार में क्या हो जाएगा बेटा? लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, मतलब तरलता की कमी हो जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से यदि रेपो रेट कम कर दो तो क्या होगी? बैंक भाग भाग के आरबीआई से लोन लेगी कि देखो 3% ही रह गया, चलो लियाते हैं, सस्ते में लोन मिल रहा है, लियाते हैं। तो बाजार में क्या होती है? नकदी क्या हो जाती है बेटा? खूब हो जाती है नकदी, है ना? तो इससे भी क्या होती है? बाजार में जब लोगों के पास पैसा जाता है तो मुद्रास्फीति कम हो जाती है। क्या हो गई? मुद्रास्फीति कम हो गई। और इसी तरीके से लोन भी क्या हो जाता है? थोड़ा सस्ता हो जाता है। लोन भी क्या हो जाता है बेटा? सस्ता हो जाता है। इसलिए देखो बहुत ध्यान रखा करो। आप कई बार देखते हो अखबारों में आता है ना कि रेपो रेट कम कर दी गई, फिर न्यूज चैनल में बहस चलती रहती है कि रेपो रेट कम कर दी, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अब हमारे लोन सस्ते होने वाले हैं और इन्फ्लेशन रेट भी इससे कम हो जाएगी क्योंकि बाजार में भैया लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। खूब सुनते हैं ना हम। ये बेटा वही चीज है। आज लेकिन आपको ध्यान में आ जाएगा कि रेपो रेट कम हो गई, इसका मतलब बैंक क्या करेगी? लोन लेके आएगी आरबीआई से, क्योंकि कम ब्याज देना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होगा? बाजार में नकदी बढ़ जाएगी, नकदी का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो बेटा इससे क्या होगा? एक तो आपके इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगी। ये इन्फ्लेशन रेट है, कहीं कोई बच्चा भूल जाए, पूरा ही लिख देता हूं। इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगी और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों लोन भी सस्ता हो जाएगा। मतलब ये डाउन हो रहा है तो ये भी डाउन हो रहा है और ये भी डाउन हो रहा है, तीनों डाउन हो रहे हैं। केवल लिक्विडिटी पे तो आप खुद ही आइडिया लगा लेना बेटा कि लिक्विडिटी इसकी अपोजिट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अगर रेपो रेट कम हो गई तो आरबीआई सस्ते में एसबीआई बैंक को लोन दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एसबीआई बैंक सस्ते में लोन मिल रहा है तो भाग के जाके आरबीआई से लेके आएगा। ठीक है ना? और ये कैश में होती है, लौटाने का समय निश्चित होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बेटा शॉर्ट टर्म होती है। क्या? जिस दर पर आरबीआई अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है बैंकों को, वही क्या कहलाता है? आपका रेपो रेट कहलाती है। क्लियर? ठीक है, चलो अगला एक समझ लो, एक और बड़ा इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। जैसे रेपो रेट था ना, जिसमें क्या होता था? आरबीआई एसबीआई को क्या देता था? लोन देता था। अब बेटा ये रिवर्स आ गया, मतलब उल्टा चलेगा मामला। अब क्या हुआ? एसबीआई ने आरबीआई को लोन दे दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप? रिवर्स रेपो रेट बोलोगे। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है ना? अब इस सिनेरियो को और देख लो। ये क्या दिया आरबीआई ने? इसको क्या दिया? रेपो लोन दिया। इसको बेटा रेपो लोन बोलते हैं। ठीक है? और एसबीआई ने इसके बदले में सरकारी प्रतिभूतियां दे दी। इसको किसको दे दी? आरबीआई को दे दी। आरबीआई ने जैसी सपोज करो 100 रुपए की सरकारी प्रतिभूति एसबीआई ने दी, तो आरबीआई ने 100 रुपए का इसको क्या दे दिया? लोन दे दिया। ठीक है? क्लियर है ना? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है ना? अगला देख लो बेटा, अगले में क्या होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या दिया? लोन दिया। रिवर्स रेपो रेट, मतलब कि बैंक को आप लोन दे रहे हैं, तो हम कहते हैं ना, अरे यार तू किससे पैसे लेके आ गया? उसको तो हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है, तू उससे पैसे ले आया, तूने तो जबरदस्त उल्टा काम कर दिया।
तो बेटा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा, रेपो रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, यदि बैंक आरबीआई को भैया लोन देता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। समझ गए? तो बेटा ध्यान रखो। और आरबीआई भी क्या करता है, जब ये लोन लेता है ना तो ये भी इनको सरकारी प्रतिभूति देता है। तो ये क्या करती है, बीओबी अपने पास सरकारी प्रतिभूतियों के अगेंस्ट में जितने की सरकारी प्रतिभूति होती है उतना उनको आरबीआई को लोन दे देता है। क्लियर? सरकारी प्रतिभूति मतलब बेटा पब्लिक सिक्योरिटीज। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? इसमें कोई शंका? देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम आगे बहुत तगड़े तरीके से समझने वाले हैं, है ना। और बेटा मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ, आप सभी बच्ची बच्चियों से, कि आपको दो काम करके आने हैं। अब जब आपको मालूम पड़ गया कि देखो हमारा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिन क्या चलेगी, ये बैंकिंग ही चलेगी। तो आपको क्या काम करना है, आपको पहला काम करना है भैया, आपके पास जो भी इकोनॉमिक्स की बुक है ना, कोई सी भी, चाहे वो भैया दृष्टि की अपने वो एक आती है, मैगजीन से आती है इकोनॉमिक्स की, और या आपके पास अपने ये क्या बोलते हैं, रमेश सिंह जी की किताब हो, कोई सी भी एक रख लें, ठीक है ना। सपोज करो आपके रमेश सिंह जी की किताब है, तो इसमें जो बैंकिंग चैप्टर है ना उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं फिर कह रहा हूं, बिना सेल्फ मेड बने हुए तुम ये परीक्षा पास नहीं कर सकते। तुमने देख लिया, ये जितने भी भैया यूट्यूब पे बैठे बैठे बावड़े बना रहे हैं ना, इनसे बच जाओ। कैसे? कि सीधे आपको पीपीटी लाके पटक देते हैं कि भैया पढ़ लो। संभव ही नहीं है बेटा, कैसे तुम उसको रिवाइज कर लोगे और कैसे उसको अपने स्नॉप्सिस में या नोट्स में कन्वर्ट कर लोगे, हैं? और मुझे एक बार बताओ, यदि तुम पढ़ के नहीं आते हो ये टॉपिक को और सीधे मेरे पास आके बैठ जाते हो, तो इसको तुम्हें 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप पहले से इन टॉपिकों को एक बार पढ़ के आओगे तो कितना इजीली हो जाएगा तुम्हें ये चीज समझने के लिए। देखो मैं तो पूरा इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आगे आने वाले टाइम में। अब मैंने आपको बता दिया ना कि अगले 3 दिन मैं ये बैंकिंग ही पढ़ाऊंगा, तो अगले 3 दिन तुम्हें क्या करना है, बैंकिंग को कंप्लीट कर लो कोई सी किताब में से, और रोज हम मिलेंगे 3 बजे, तब हम इसको साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। और जो नई चीजें मिलती जाएंगी वो नोट्स आपको ये बनाने हैं, उसमें से नोट्स या सिनॉप्सिस मत बनाने लग जाना। एक किताब को पढ़ के अगली किताब नहीं बनानी है, मेरे को सिनॉप्सिस बनाना है। और मेरी बात और सुन लो बेटा, कम ही पढ़ना है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि आपके साथ जो करंट अफेयर डिस्कस करूंगा ना, उसमें तो हिंदू भी लेके आपके पास आऊंगा, और हिंदी का अपना एक बड़ा अच्छा अखबार आता है दैनिक जागरण, ये भी लेके आऊंगा, ये भी लेके आऊंगा। और साथ ही साथ बेटा अपने योजना और कुरुक्षेत्र और एक पीआईबी, ये चीजें डिस्कस करता रहूंगा मैं आपसे, ये मैंने तय किया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने रिजल्ट अब की बार का भी फिर देखा तो मैंने एक चीज बोली, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं सबको, हिंदी माध्यम के बच्चों को जबरदस्ती हिंदू पढ़ाने में लग रहे हैं, हिंदू का ट्रांसलेशन कर करके दे रहे हैं, पागल बना रहे हैं यूं ही अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। तो मैंने तय कर लिया कि हिंदू नहीं पढ़ाऊंगा मैं। देखो हमारे पास जो चीजें ना उसी को ढंग से कर लेंगे ना तो बेटा तुम्हारी रैंक आ जाएगी। अरे बेटा अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे तो पढ़ी हुए एक अखबार रहे हैं, तुम तो ड्यूलिटी में घूमते फिर रहे हो, एक तो हिंदी का अखबार भी पढ़ रहे हो और फिर एक अंग्रेजी का भी पढ़ रहे हो। अरे एक ही अखबार ढंग से पढ़ लो, जितना है उतना ही कर लो। जिन्होंने भैया हिंदू पढ़ लिए तो कौन सी रैंक बढ़ा ली उन्होंने तगड़ी है। यूं कह रहे हैं कि भैया 350 में तो एक ही बालक नहीं आ रहा है, एक ही बालक बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो तुमने ऐसा कौन सा तीर कर लिया भैया, ये जो इनके झांसे में मत आया करो, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ। तरीका यही है करने का, तुम्हें खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। मैं एज ए फैसिलिटेटर तुम्हारे साथ अंत तक जुड़ा रहूंगा। और आगे देखो, और दूसरी बात, एक मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कोई गुरु कोई भी शिक्षा का, जैसे कोचिंग है, मैं कोचिंग को इसलिए बुरा नहीं मानता कि भैया कोचिंग वाले ने स्पष्ट कर रखा है कि मेरे ऑफलाइन में ये विकास जी पढ़ाने आएंगे, विकास जी पर लेक्चर का इतना पैसा लेते हैं, उनको पैसा दे दिया, काम खत्म। उसके बाद जो बच्चा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस लेके आएगा, फीस जमा कराएगा, वो गई मालिक के पास, गई कोचिंग वाले के पास, ठीक है ना। अगर कल को मैं ये करने लग जाऊं कि बेटा कि तुम एडमिशन ले लो, उस कोचिंग में एडमिशन ले लो और तुम जो फीस जमा कराऊं और उसमें से यदि मैं कमीशन खाने लग गया, तो समझ लेना बंटा धार है। वो टीचर की जबान में वजन आ ही नहीं सकती, सरस्वती बैठ ही नहीं सकती, तय मान के चलना। ये कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है क्या कि 3 बच्चों का एडमिशन करा दो, 4 का करा दो, 5 का करा दो, उसमें हम आपको कमीशन दे देंगे। अन अकेडमी को साथ मेरा जो दुराव था वो यही बात पे था, मेरा मन शुरू से ये नहीं मानता था, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, अब जैसे विकास जी को कैसे चलाएंगे, विकास जी को चलाने के लिए एक तरीका है कि ये कैसे भी करके ये रूमर लगा दो कि बेटा फीस बढ़ने वाली है, क्या कर दो, फीस बढ़ने वाली है।
अब विकास जी को लगा फीस बढ़ने वाली है तो बच्चों से बोल देंगे कि बच्चे कैसे भी करके ले लो बेटा, कहीं तुम्हारी फीस बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, अभी 2 महीने पहले 10-12 हजार रुपये बढ़ गई थी, ठीक है, ये दिक्कत हो जाती है। और फिर क्या होगा कि भैया किसी बालक ने एडमिशन ले लिया तो उनकी तो पॉलिसी ये है कि भैया आपको तो जैसे मकान लेने गए तो मकान लेने जाओगे तो आपको 2% कमीशन मिल जाएगा। अरे बेटा ये कैसे शिक्षा में कमीशन देते फिर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भाई ये। देखो जो मेरा सबसे बड़ा बेसिकली जो कॉन्फ्रंटेशन था ना वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे था, इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे था। आप कह रहे हो ना, मेरा तो बेटा मन कत्तई नहीं मानता था इस बात के लिए, कत्तई नहीं मानता था। और बेटा हम तो राणा प्रताप की धरती के हैं, जल्दी से ना इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते। और कई बार राणा प्रताप की धरती वाले ये जो काम कर रहे हैं ना, अगर ऐसा काम करते हैं तो उन पर धिक्कार है, धिक्कार। देखो शिक्षा और स्वास्थ्य दो किसी भी देश के लिए पिलर का काम करते हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य वही किसी भी देश को बेटा तुम्हें मिट्टी में मिलाना है ना, तो उसकी शिक्षा को और उसके स्वास्थ्य को प्रणाली को ध्वस्त कर दो, वो देश सतह ही खत्म हो जाएगा। हाँ, आजीविका चलाने के लिए आपको कुछ चाहिए तो भैया वो तो कोचिंग वाला वैसे ही दे देगा ना, उससे बोल दो भाई कि भैया मेरा रेम्युनरेशन बढ़ाओ, सिंपल सी बात है, वो चीज समझ में आती है। पर ये कौन सी बात हुई कि भैया बच्चों का एडमिशन दो हम आपको कमीशन देंगे, भाड़ में गया ऐसा कमीशन, मरे नहीं लेना भैया। ठीक है, चलो आ जाओ किस पॉइंट पर था मैं, रेपो लोन और रिवर्स रेपो रेट में था। तो रिवर्स रेपो रेट में आपने समझ लेना कि भैया बीओबी, यदि कि बैंक, वाणिज्यिक बैंक, अगर बैंकों के बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं तो भैया वो क्या कहलाता है, वो बेटा रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर कोई इशू? ठीक, और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आगे बेटा मॉनेटरी पॉलिसी समझेंगे तो वहां पर आएंगे। ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया बेसिकली, है ना, लेकिन डिस्कस करने की मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं थी इन सब चीजों के बारे में। चलो मैं कुछ 2-3 टर्म्स आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने कैश रिजर्व रेशियो देख लिया, क्या क्या देख लिया आपने, एक बार मैं पुनः हल्का से रिवाइज करा दूं। हमने बेटा कैश रिजर्व रेशियो देखा, पहले ये समझा कि होता क्या है, बैंक इसका काम में क्या लेता है और इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझने की कोशिश करी। फिर हमने बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो देखा, सांविधिक तरलता अनुपात देखा। फिर हमने तीसरा देखा बेटा रेपो रेट, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रीपर्चेज ऑप्शन, हमने इसके बारे में समझने की कोशिश करी। फिर हमने देखा बेटा ये रिवर्स रेपो रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल उसका उल्टा था। किसका उल्टा था? आपका रेपो रेट का उल्टा था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ये जो रिवर्स रेपो रेट है ट्रिपल आर, है ना, अगर इसकी दर बढ़ा दें तो क्या होगा? देखो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, हमने देखा कि ये जो बैंक है ये किसको लोन देते हैं, आरबीआई को लोन देते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये रिवर्स रेपो रेट की दर बढ़ा दी तो क्या होगा, ये बैंक क्या करेगा बीओबी की, भाई आरबीआई को लोन देने में फायदा है, सुरक्षित भी है, इस पे भैया पहले 3% ही मिलते थे ब्याज, अब मिलेंगे 4%। ठीक है, तो बीओबी क्या करेगा, बीओबी आरबीआई को पैसा दे देगा एज ए लोन। ठीक है, और आरबीआई क्या करेगा, उसको पब्लिक सिक्योरिटी दे देगा। तो आर 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 मतलब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है बेटा, बाजार में जो लिक्विडिटी थी उसकी कमी हो जाएगी, मतलब कि जो तरलता है वह कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, समझ में आ गई ना, क्योंकि बेटा ये जो बीओबी के पास पैसा पड़ा था ना, इसने कमाई करने के लिए किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया 100 रुपए, और आरबीआई क्या कह रही है बेटा, हम आपको 4% इस पे ब्याज देंगे। तो जैसे ही आरबीआई ये रिवर्स रेपो रेट की रेट बढ़ा देती है, दर बढ़ा देती है, तो हम सभी जानते हैं कि बेटा एकदम से बाजार में लिक्विडिटी कम करने के लिए भी ये प्रयास किए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है बेटा, बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और उससे कई बार महंगाई भी बहुत बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो बैंक क्या करते हैं, जो उनके पास एक्सेस पैसा है उसको कहां पर दे देते हैं, आरबीआई को लोन दे देते हैं। तो बैंक बाजार में क्या होता है, तरलता कम हो जाती है, समझ गए, और बेटा तरलता कम हो जाती है, क्लियर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ यदि यदि रिवर्स रेपो रेट को आप कम कर दोगे तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देने से बेटा सिंपल सी बात है, अब बैंक क्या करेगा, बैंक इसको लोन देगा क्या, आरबीआई को, और लोन देगा भी तो भैया आरबीआई क्या देगा, उसको मात्र 3% देगा। मतलब कि इसकी कमाई कम हो रही है ना, कमाई कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बेटा इसको लोन देगा नहीं, फिर क्या करेगा, बाजार में दे दूंगा मैं, तो बाजार में 3.5 रुपए मिल जाते हैं, तो मैं भैया आरबीआई को क्यों दूंगा। तो क्या होगा, लिक्विडिटी आपकी बाजार में बढ़ जाती है, समझ गए, लिक्विडिटी बाजार में बढ़ जाती है, समझ गए। अच्छा मेरी एक बात ध्यान रखो, ये जो है ना तरलता
कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ये मतलब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं। ये कब काम में लेते हैं? वैसे तो बेटा दोनों स्थितियों में इनको काम में लेते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो पहली स्थिति है ना, इसको जब काम में लेते हैं जब मुद्रास्फीति को कम करना होता है। क्या होता है? मुद्रास्फीति को कम करना होता है, तब हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि बेटा क्या होता है कि रेपो रेट बढ़ाने से जैसे बाजार में जो ज्यादा पैसा था वो कम होने लग जाता है, तो क्या होता है? आपकी इन्फ्लेशन रेट कम हो जाती है। समझ गए ना? तो रिवर्स रेपो रेट को हम एक शब्द और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट को हम एक शब्द और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेफ गार्ड ऑफ इन्फ्लेशन। इसको सेफ गार्ड ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ गार्ड ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। जैसे भैया बहुत बड़ी मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी तो सरकार क्या करेगी? आपकी रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी, और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपना पैसा कहाँ डालने लग जाएगा? आरबीआई में देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा ब्याज मिल रहा है, और बाजार से क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, और लिक्विडिटी की कमी होने से क्या होगा? बाजार में जैसे ही फिर पैसा कम होने लगेगा, मुद्रास्फीति भी कम होने लग जाएगी। समझ गए ना? लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो बेटा ज्यादा खर्च करने के लिए भागता है इधर उधर। समझ गए ना? तो बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे भैया उसको उस लेवल पे लेके आएंगे कि मुद्रास्फीति आपकी धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है? क्लियर? मतलब इसको बढ़ाना और घटाना, ये तीनों ही हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं। अगर आपके पास प्री में प्रश्न आ जाए कि भैया सेफ गार्ड ऑफ इन्फ्लेशन किसको बोलेंगे? भैया रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो या कम कर दो, इनके माध्यम से हम बेटा तरलता को कम ज्यादा करके मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? चारों टर्म समझ में आ गई आपको? चलो अब मैं आपसे दो चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूं, और ये दोनों, ये भी बेटा ध्यान रखना, ये भी शॉर्ट टर्म होता है ना, ये भी अल्पकाल के लिए ऋण होता है। दोनों ही शॉर्ट टर्म होते हैं। कौन से? आपके ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना? ये दोनों ही कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अभी तो बहुत अच्छे से आगे समझेंगे बेटा, जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे ना इसके बाद, तब आपको आनंद आ जाएंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। मैं इसको ज्यादा भी बड़ा इसलिए नहीं करना चाहता, मैं इसको भी बैंकिंग तक ही संबंधित रखना चाहता हूँ। जब आगे बेटा हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे ना, तो बैंकिंग को साथ में जोड़ के हम मॉनेटरी पॉलिसी समझेंगे, तब इन पक्षों को और भी विशद रूप से समझेंगे। क्लियर? अब मैं आपको एक तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था एसेट के बारे में ना। देखो बच्चों, कल जो आपके नोट्स थे ना, जहां पर नोट्स खत्म हुए हैं आपके, मतलब कल जो हमने पढ़ाई लास्ट में छोड़ी है ना, उसमें वहां पर जाके ये चीज जोड़ लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या? जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको एसेट के बारे में कुछ चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा। एसेट जिसको हम क्या बोलते हैं? संपत्ति। कल हम समझ रहे थे ना बेटा एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, समझ रहे थे ना? उसी के अंतर्गत मैं आपसे 3 प्रकार की एसेट डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है? अब देखो बेटा 3 प्रकार की एक बार एसेट देखो। एक एसेट तो होती है बेटा आइडल। कैसी एसेट होती है? आइडल। एक एसेट होती है परफॉर्मेंस एसेट। कैसी होती है? परफॉर्मेंस देने वाली एसेट, मतलब संपत्ति। बेटा एसेट संपत्ति होती है, यूं मान लो। और तीसरी होती है बेटा एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कैसी होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? 3 तरह के एसेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बैंक के पास भी 3 तरह की एसेट ही देखने को मिलती है, आइडल एसेट, परफॉर्मेंस एसेट, और तीसरी आपको देखने को मिलती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा आइडल क्या होती है? अब देखो मैं आपको कोई एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि आपके पिताजी के पास 3 दुकान है। कैसी? 3 दुकानें हैं। ठीक है ना? तो उनमें से एक दुकान तो क्या है जिसको मैंने कहा कि साहब ये तो बिल्कुल आइडल पड़ी है। क्या पड़ी है? बिल्कुल आइडल पड़ी है। इससे मेरा क्या तात्पर्य है कि बेटा इस दुकान को आपने किराए पे नहीं दे रखा, मतलब आपके पास जो संसाधन है ना, उस संसाधन का कोई भी रचनात्मक उपयोग नहीं हो रहा, और ना ही भैया ये संसाधन उत्पादन में किसी काम के आ रहा है, और सबसे मेन बात, इससे हमें कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है। इससे हमें कोई भी आय प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब कि इसको क्या बोलेंगे? निष्क्रिय संपत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? निष्क्रिय संपत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आय नहीं मिल रही तो भी इसको क्या बोलेंगे? निष्क्रिय संपत्ति मिल रहे हैं। मतलब आपके पास ये है, कहीं पे नहीं लगा रखा, कोई रचनात्मक उपयोग नहीं हो रहा, कोई उत्पादन नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे?
आइडल एसेट बोलेंगे। एक होती है परफॉर्मेंस एसेट। कई बार कहते हैं ना साहब हमारी गाय की इसकी परफॉर्मेंस बहुत जोरदार है, खूब दूध देती है, ठीक है ना, तो ये दूध देने वाली संपत्ति है। कैसे? देखो बेटा, एक दुकान और थी आपके पास जो बड़े पॉश इलाके में थी, और इस पॉश इलाके में इस दुकान का आपको ये जो संसाधन है आपकी दुकान रूपी, इस संसाधन में आपको क्या, एक तो खूब उत्पादन दे रही है। कैसे दे रही है? किराया मिल रहा है खूब बढ़िया, और रत्नात्मक उपयोग भी हो रहा है इसका, दोनों काम हो रहे हैं। आपने देखा कि भैया इससे आय हमें लगातार और बढ़िया मिल रही है, तो इसको क्या बोलोगे आप कि साहब देखो हमारी 3 दुकानों में से एक दुकान तो कैसी है? आइडल है। एक दुकान कैसी है? परफॉर्मेंस एसेट है, मतलब कि निष्पादक परिसंपत्ति है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निष्पादक परिसंपत्ति। मतलब ये निष्पादन करके दिखा रही है। ये कैसी एसेट है? निष्पादन करके दिखा रही है ना। मतलब कि और इसमें बड़ा टाइम फ्रेम भी होता है कि एक निर्धारित समय में ये आपको आय दे रही है। समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस एसेट बोलते हैं। क्लियर? मतलब कि ऐसा जिस संसाधन का कोई उत्पादक उपयोग हो रहा हो और निर्धारित समय पर उसके स्वामी को आय मिल रही हो, तो भैया इसको क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस एसेट बोलेंगे। अच्छा, अब आ जाओ बेटा अगली संपत्ति पर। अब वो जो आपके पापा जी की एक दुकान और थी ना, वो दुकान कैसी जगह थी? उन्होंने बोला कि यार एक दुकान तो हमारी बेटा कोई काम की नहीं है, खाली पड़ी है, पैसा ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, निष्क्रिय है। एक दुकान तो बेटा हमें अच्छी कमाई करके दे रही है, सही किराया मिल जाता है। पर बेटा ये दुकानदार के किराए के चक्कर में, मतलब ये किराए के इस काम में, एक दुकान ऐसी थी जो एक ऐसे आदमी को दे दी। 1 साल हो गया बेटा, 1 रुपए नहीं दिया उसने किराए के रूप में। क्या? 1 रुपए नहीं दिया। तो ये कैसी एसेट हो गई बेटा? आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई। इसी को क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। जिस संसाधन का कब्जा, शब्दों पे ध्यान रखना, कब्जा उसके स्वामी ने किसी अन्य को दे रखा है। किसी अन्य को दे रखा हो, है ना, लेकिन बेटा पिछले कुछ समय से तय समय पर आय नहीं मिल रही हो। कुछ समय से बेटा, वो कुछ समय जो मिनिमम है ना, वो एटलीस्ट 90 डेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डेज से आपको आय नहीं मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। अब मतलब एसेट तो समझ गए ना आप, संपत्ति कैसी कैसी हो रही है। अब मैं बेटा इसको पुनः आपको बताता हूँ, पुनः किस रूप में बताता हूँ इसको। अब भैया बैंक के रूप में बताता हूँ। कौन सी एसेट हो गई ये? आइडल एसेट हो गई। और ये कैसी हो गई? ये तो अपनी परफॉर्मेंस एसेट है, जोरदार है, मतलब कि निष्पत्ति देने वाली एसेट। अच्छा, और तीसरी कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों? तीसरी थी हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको तो आपको बहुत प्रेम से समझना ही पड़ेगा, किसने तो देश की राजनीति को हिला के पटक दिया था। चलो बेटा, आइडल एसेट में ध्यान रखो। अब बैंक है, बैंक ने क्या किया? किसी के बैंक के पास पैसा पड़ा है, मतलब बैंक के 1000 रुपए, ठीक है ना। अब 1000 रुपए में से उसने 400 रुपए, 400 रुपए उसके पास पड़े हैं तिजोरी में। क्या? 400 रुपए तिजोरी में पड़े हैं, सपोज करो, और ये कोई काम के नहीं आ रहे। तो भैया अपन ने कही, अरे भाई एसबीआई, तो एक बार बता, ये 400 रुपए को बाजार में क्यों नहीं चलाता है? जिसको लोन चाहिए उसको लोन दो, इसमें ब्याज मिलेगा। इसको क्यों पटक रखा है अपने पास जबरदस्ती? इससे कोई आप आय क्यों नहीं प्राप्त कर रखे? तो बेटा इस प्रकार के संसाधन को आप क्या बोलोगे? आइडल एसेट बोलोगे। दूसरा, सपोज करो आपने इस 1000 रुपए में से 400 रुपए आपने क्या कर रखे हैं? लोन में दे रखे हैं। और लोन भी कैसे दे रखे हैं? बड़े मक्खन लोगों को लोन दे रखे हैं। आपको समय पर क्या देते हैं? मूलधन प्लस ब्याज दोनों लौटा देते हैं समय पर। जो उनकी किस्त का टाइम है ना, जो उनकी किस्त का टाइम है, तय समय पर अपनी किस्तों को तय समय पर लौटा देते हैं। तो ऐसे भैया आपका ये जो ऋण दिया, ऋण भी तो आपकी संपत्ति है ना, आप ही का तो पैसा है जो आपने किसी से कमाई के लिए किसी को दे रखा है ना, आपको उससे वापस लेना है, इसीलिए तो एसेट को हम लेनदार बोलते हैं। तो भैया कैसी किस्तें तय समय पर आ रही है, तो ऐसी संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस एसेट बोलते हैं, निष्पादक परिसंपत्ति बोलते हैं। क्लियर है? अंग्रेजी में भी शब्दों को ध्यान रखना। तीसरी है मेरे प्यारे बच्चों नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब बेटा ये 200 रुपए अपने पास बच गए। कितने रुपए बच गए? 200 रुपए बच गए। ये जो 200 रुपए के लोन थे, ये ऐसे लोन थे जिसको भी लोन दिया उस भाई ने 90 दिन तक क्या, ना तो आपको मूलधन लौटाया, ना आपको 1 रुपए का ब्याज दिया। तो ये कैसी है भैया? बैंक की संपत्ति कहलाएगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कोई निष्पादन नहीं कर रही है ये,
गैर निष्पादक परिसंपत्तियां, गैर निष्पादक परिसंपत्तियां। अब बेटा जो हमने कल का जो जहां छोड़ा था ना उसके नीचे एसेट लिखना है ना, परिसंपत्ति लिखना, और लिखना 3 टाइप की होती है, आइडल एसेट, परफॉर्मेंस एसेट और गैर निष्पादक परिसंपत्तियां। और जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वैसे वैसे लिख लेना। जैसे कि आइडल एसेट पे तो ये लिख लेना कि जिस संसाधन का, इसमें लिख लेना। ऐसे ही जो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट्स के माध्यम से समझाया ना, ऐसे ही लिखने का प्रयास करना। मैं जो आपको बोलता हूँ ऐसे किताब के रूप में मत लिख लेना। देखो आपको उसके सिनॉप्सिस बनाने, जब रिवीजन करें तो आसानी से रिवीजन हो जाए। देखो बेटा कितने मोटे मोटे नोट्स बना लो, यदि एग्जाम से पहले 1 महीने पहले, एटलीस्ट 1 महीने पहले आपको कोई नोट्स कोई सिनॉप्सिस कुछ नहीं बनाना है। 1 महीने पहले केवल आपको उसको रिवाइज करना है, तो समझ लेना भैया तुम्हारी तैयारी ठीक है। अब 100 में से चाहे बेटा वो 30% ही कोर्स हो, चाहे 40% ही हो, चाहे 60% ही हो, तो आपको उतना ही करके बंद कर देना और जो पढ़ा है ना उसी को रिवाइज करते जाना। हिंदू भी पढ़ लूं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लूं, अन्य टाइम्स ऑफ इंडिया भी अंग्रेजी अखबार पढ़ लूं, और फिर हिंदी के तो अखबार पढ़ने। अरे भैया तुम अपने आप को क्या समझते हो, मतलब क्यों इन बेवकूफों के जंजाल में फंसते हो। और हर साल बेटा ये जितने भी बन के आएंगे ना अधिकारी, सब आपको अपना ज्ञान देंगे। पिछले जब से आईएएस की परीक्षा चल रही है और जब से सोशल मीडिया सोशल चैनल्स आए ना, तब से सब अपने बारे में बताते हैं हमने ये किया था, और सब आप लोग सुनते हैं, सब सुनते हैं ना, फिर भी क्यों नहीं होते भैया। उन्होंने तो सबने अपने फॉर्मूले डिस्क्लोज कर दिए हैं, पर हम मानते नहीं है क्या, एक्चुअली क्या हम धैर्य नहीं रख पाते, हमें विश्वास नहीं होता खुद पर। अगर किसी बालक से मैं कहूँ कि बेटा तेरे को हिंदी का एक ही बुखार पढ़ना है, तो एक बार तो उसको लगेगा ठीक है सर देखा जाएगा, हिंदू तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना हिंदू पढ़े फिर कैसे होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ना। अरे मूर्खो भाई, थोड़ी सी अपनी बुद्धि चलाओ भाई। तुम एक ही अखबार कर लो, मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने मेरा पूरा पैटर्न करंट अफेयर्स का अब चेंज कर दिया कि नहीं कराऊंगा, किसी भी हाल में नहीं कराऊंगा, जो है ना उसी को हम ढंग से करेंगे। तो मैं पुनः कह देता हूँ भैया, करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी। और उसमें क्या करेंगे हम, तो बेटा हिंदी के अखबार ही लेंगे, दैनिक जागरण लेंगे, और साथ में मुझे कोई अन्य कोई एडिटोरियल दिखता है तो मैं उसको साथ में जोड़ लूंगा। दूसरा, फिर बेटा हम पीआईबी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो जो पीआईबी में न्यूज आती है उनको डिस्कस कर लेंगे। तीसरा, योजना योजना को डिस्कस करेंगे। चौथा, कुरुक्षेत्र को डिस्कस करेंगे। भगवान की दुआ से इतना ही हो गया, वही बहुत है। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें कोई सी भी एक टॉप की आपकी जो मुझे कंपाइलेशन किसी कोचिंग की लगती है उसकी कंपाइलेशन जोड़ दूंगा। अरे मेरे प्रभु, ये 5 चीज ही हम ढंग से कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत है। ये हिंदू ने कोई वो नहीं ले रखा कि भैया उसी से सिलेक्शन होते हो। और देखो बेटा ये भी जो भी है ना, मैं आपको सीधे लेके नहीं आऊंगा हलवा लेके, पहले ही कह देता हूँ। मैं आपको मॉर्निंग में बता दूंगा कि भैया दैनिक जागरण का ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, आपको उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है ना, मॉर्निंग में। और रात को सोने से पहले 1 डेढ़ घंटे जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं कंपाइलेशन भी इवन बच्चों में आपको पहले ही बता दूंगा कि बेटा एक काम करो, इस इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन उठा के ले आओ और उसको पढ़ लो, और इस कंपाइलेशन को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो उस कंपाइलेशन को मैं प्रयास करके नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। कोई कुछ नहीं छुपाना करना, ये सब फालतू की बात है बेटा। ये जितने भी सामान सट्टे सब लेके आते हैं ना बाजार में, खूब भैया थोक में सामान पड़ा है, मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। उन रिसोर्सेज से बेटा नित्य नए नए अपने प्रयोग करके बच्चों को जोड़ने के लिए, व्यूज बनाने के लिए नित्य नए नए बेटा ये हम चैनल्स निकालते रहते हैं, ठीक है। तो एक पे स्टिक रह लो, बाजार इसको नहीं बनाना। और ये जो अभ्युदय आईएएस मैंने स्टार्ट किया था इसीलिए किया था कि बेटा चाहू और से सबका विकास होना चाहिए, छल कपट नहीं चलेगा। एटलीस्ट मेरा तो एथिक्स ही मुझे गवाह नहीं करता, ठीक है ना, समझ गए। और इसके बाद आप क्या कर लोगे, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये आप तीनों आइडियल एसेट और परफॉर्मेंस एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट उतार लो, और उतारने के बाद बेटा यहां से स्टार्ट कर देना टॉपिक को, क्या, फिर ये टर्म्स लिखना स्टार्ट कर लेना, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको अच्छे से लिख लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इनको अच्छे से कर लोगे ना, इनको करना, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। और अगले 4 दिन यही चलने वाला है, 3 बजे तक। अब मैंने आपको बुक बता दी, चाहे रमेश सिंह हो, एनसीईआरटी की बेटा आप एक बार पढ़ लेना। ये 2 किताबें तुम्हें पढ़नी है, उसमें बैंकिंग दे रखा है, 12वीं की एनसीईआरटी किताब में बैंकिंग लिखा हुआ है। अब बेटा उसमें रमेश सिंह में जो आपके बैंकिंग है ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको पढ़ लो ना, एक बार पढ़ के खत्म करो, पढ़ते चलो, और अगले दिन फिर जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे उससे मैच कर लेना। लेकिन नोट्स आपको जो मैं बनवा रहा हूँ ना यही बनाने हैं, ध्यान रखना,
इसमें रमेश सिंह जी भी मैंने ऐड कर रखा है, तुम चिंता मत करो। इसके अलावा अन्य जितने भी कंपाइलेशन है सब इसमें मैंने ऐड कर रखे हैं, तो मैं उसके लिए फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेहनत मैं कर रहा हूँ। लेकिन बेटा पढ़ के आओ, पढ़ के आओ। सेल्फ मेड बनना है तो बेटा तुम्हें तुम्हारे मस्तिष्क को जो आप पढ़ोगे ना, तो उसको तुम क्या कर पाओगे, मथ पाओगे अपने दिमाग में। नहीं तो मैं ही तुम्हें कराता रहूंगा, तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं मथ पाओगे इसको। समझ जरूर जाओगे बेटा, बिल्कुल समझ जाओगे, लेकिन इसको मथने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको किताब पढ़ के आना है कल से, और कल भी 3 बजे आओ, तो उससे पहले बैंकिंग चैप्टर जहां भी उपलब्ध है उसको पढ़ लेना। किसी के पास कोई किताब नहीं है, जैसे 3-4 विद्यार्थियों का मेरे पास फोन आया था कि सर हम कहाँ से किताब लाए, हमारे तो माउंटेन्स में रहते हैं। एक हमारा बालक है, बोला सर मेरा गांव है, वहां तो आसपास कहीं किताबों की ऐसी दुकान ही नहीं है। तो बेटा इंटरनेट से अपने एनसीईआरटी की 12वीं की किताब डाउनलोड कर लेना, उसमें बैंकिंग वाला चैप्टर है, वो तो पढ़ ही सकते हो, उसको तो अच्छे से पढ़ लेना है, आप सबको अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर है? आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, और आज बेटा सब अपने घर के बाहर कम से कम एक दीपक तो अवश्य जलाना, ठीक है ना? क्यों जलाना? क्योंकि भारत वर्ष में ये बड़ा उत्साह का आज वातावरण है कि हमारे यहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है, ठीक है ना? सभी भारतवासियों को, जितने भी 135 करोड़ जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं भारत के, सभी वासियों को अपने घर के बाहर एक दीपक तो अवश्य जलाना चाहिए। इसमें कोई पंथ संप्रदाय का चक्कर नहीं है, ये सबके लिए प्रिय का विषय है। चलिए इसको यही समाप्त करते हैं, और मैं इसको अभी YouTube पे आपको अपलोड कर दूंगा, इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, कोई भी समस्या है तो मुझसे बात कर लेना। चलिए, नमस्ते बेटा।